गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस का इक्विवेलेंट वेट भी निकाला था और आई होप कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस सीख चुके होंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा था कि मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस का इक्विवेलेंट वेट हर एसिड बेस रिएक्शन में सेम ही होता था, जो उसके मोलिकुलर वेट के बराबर होता था। लेकिन पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस में इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट उस समय डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ द रिएक्शन से। और मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ द रिएक्शन मतलब वैलेंसी के ऊपर वर्क कर रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे ग्राम इक्विवेलेंस। ये लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है? इसके हिसाब से कि यदि आपका कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, यदि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तो मैं उसे भी बताऊंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। फिलहाल की बात करें कि अगर मैं बात करूं सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं उन सबों में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं लिख लूं कि इट इज यूज्ड फॉर अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन मतलब जो उसको हम लोग बैलेंस नहीं किए हुए हैं, अनबैलेंस के लिए यूज होगा। दूसरा चीज कि इट इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में प्रोसीड कर जाए, एक ही स्टेप में कंप्लीट कर जाए। और सिंगल स्टेप रिएक्शन का दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। तीसरा इसका स्टेटमेंट क्या भाई, इन अ कंप्लीट रिएक्शन, इन अ कंप्लीट रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट में ध्यान देंगे कि रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इन अ कंप्लीट रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट आर सेम। फॉर एग्जांपल, if we have an unbalanced equation like this, then according to the law of chemical equivalence, gram equivalent of A is equal to gram equivalent of B is equal to gram equivalent of C is equal to gram equivalent of D। अब सबसे पहला चीज है कि हम लोग इस चीज को समझें, ये ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट तो समझ में आ चुका होगा कि कंप्लीट रिएक्शन है, और कंप्लीट रिएक्शन यदि है आपके पास, अनबैलेंस रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जितने भी कंपोनेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सब में नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। अब एक्चुअल में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो थोड़ा सा देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम लोग वेट ले रहे हैं ग्राम में और डिवाइड कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट से। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल को आपने डिवाइड कर रखा था क्या, ये वेट डिवाइडेड बाय द फार्मूला वेट। सेम ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इफ इक्विवेलेंट वेट expressed in gram, then it is said to be 1 gram equivalent। यदि आप इक्विवेलेंट वेट को ही ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो आप उसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8। ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आपने 8 लिखा है, और यदि मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, देन वी राइट 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इक्विवेलेंट वेट विदाउट यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट विथ यूनिट। कि वेट को यदि आप
ग्राम में एक्सप्रेस कर दो या इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वही आपका क्या कहलाने वाला होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहला चीज कि आप ग्राम इक्विवेलेंट समझ गए होंगे। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच एक रिलेशन होता है, आप देख लो, पहले कॉपी करो फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल्स। नेक्स्ट हम लोग अब सीख लें रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, क्या भाई, रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल्स। क्या है भाई? तो सबसे पहला चीज आपको पता है कि मोल इक्वल टू होता है आपका वेट अपॉन फार्मूला वेट। जो ग्राम इक्विवेलेंट है आप उसे भी निकालना सीखे हो कि वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, और आपके पास इक्विवेलेंट वेट का भी रिलेशन है कि भाई फार्मूला वेट को यदि आप वैलेंसी से डिवाइड कर देते हो तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब देखो, अगर इस इक्विवेलेंट के वेट के प्लेस पर अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के प्लेस पे ये वाला टर्म आप सब्स्टिट्यूट करो, फार्मूला वेट अपॉन वैलेंसी। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पक्का है कि वैलेंसी न्यूमरेटर में जाएगा तो इधर बचेगा टर्म आपका वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट इनटू कितने सर, वैलेंसी। अब आप ध्यान से देखो, ये वेट बाई फार्मूला वेट आपका होगा मोल्स, तो आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मोल्स इनटू वैलेंसी। आपने एक रिलेशन निकाल लिया कि यदि मोल्स को वैलेंसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट आता है। यदि आप एक और रिलेशन को ध्यान में रखो कि मैंने आपको मोल में बताया था कि मोल में यदि अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहलाता है मिली मोल, और यदि आप ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये कहलाएगा मिली इक्विवेलेंट। इट मींस यदि दोनों साइड हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट चेंज हो जाएगा कि भाई मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मिली मोल इनटू वैलेंसी। आई होप सर कि आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। तो पहले कॉपी कर ले फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक हम लोग कॉपी कर लिए होंगे कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हुआ मोल्स और वैलेंसी को मल्टीप्लाई करना। अब जरा से देखो कि अभी आपने सीखा था, अपने पास एक रिएक्शन थे कि A प्लस बी से आपने C प्लस डी बनाया था, और आपने लिखा था यहां ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B के, बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C के, और बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D के। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या इस ग्राम इक्विवेलेंट को आप वेट बाई इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो? ऑब्वियसली ये लिख सकते हैं। इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A वी राइट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, और वेट ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इज इक्वल टू द वेट ऑफ C अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ C, वेट ऑफ D अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ D। कभी कभी क्वेश्चन में जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो वेट नहीं गिवन होगा, और हो सकता है वहां वॉल्यूम और डेंसिटी अपने पास मालूम हो। तो डेंसिटी के लिए आप क्या लिखते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब वेट के जगह पे हम ए के लिए लिख सकते हैं क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी डेंसिटी ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ सी डेंसिटी ऑफ सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, वॉल्यूम ऑफ डी मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी ऑफ द डी
अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। अब मान के चले कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा और ट्विस्ट करें कि अपने पास वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो वॉल्यूम का मेरे पास एक फार्मूला और होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इन प्लेस ऑफ द वॉल्यूम यूज कर सकते हो ना, एरिया इंटू लेंथ। तो यदि मैं वॉल्यूम की जगह पे लिखूं एरिया ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए, ये वॉल्यूम होगा, मल्टीप्लाइड डेंसिटी है ही अपने पास, अपॉन क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। सेम थिंग एरिया ऑफ बी लेंथ ऑफ बी, ये दोनों मिलकर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बी, मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ द बी से, अपॉन क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। फिर एरिया ऑफ सी लेंथ ऑफ सी अपॉन डेंसिटी ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, एरिया ऑफ डी लेंथ ऑफ डी इंटू डेंसिटी ऑफ डी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। तो ये थोड़ा सा यदि हम लोग सोचना शुरू करते हैं, थोड़े से अपने थिंकिंग लेवल को इंप्रूव करें, तो न्यूमेरिकल बनाना कभी भी आसान नहीं होता। मैं बार बार कर रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि आप न्यूमेरिकल बनाना सीखो। अब सपोज करो कि इस पॉइंट से हम अगर हर तरफ 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म में अगर आप हर टर्म में 1000 मल्टीप्लाई करते हो, देन वी सिंपली राइट मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू द मिली equivalent of C is equal to the milli equivalent of D। अब मिली इक्विवेलेंट पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। आई होप कि ग्राम इक्विवेलेंट और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आप समझे होंगे, आप लिख लें, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखिए सर, यहां तक अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो अब हम लोग बात करेंगे किस चीजों की। तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का निकालना है और वो हम रिएक्शन में देखना चाहते हैं। इट मे बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेम सब्सटेंस इन अ डिफरेंट रिएक्शन मे बी डिफरेंट। कैसे, तो जरा से इसको समझा जाए। इन अ केमिकल रिएक्शन, अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है और सेम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट को डिफरेंट रिएक्शन में देखना है कि वो सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहला चीज मान लेते हैं हम लोग, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा होगा। कार्बन सॉलिड फेज में, ऑक्सीजन गैसियस फेज में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहां से प्रोड्यूस कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फेज में। जब आप इसको हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है सॉलिड फेज में और कार्बन डाइऑक्साइड आपके गैसियस फेज में। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी है, दोनों रिएक्शन आपका अलग अलग है। अगर दोनों रिएक्शन अलग अलग है, सेम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हमको मेजरमेंट करना है और मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन इतने हैं, क्या इक्विवेलेंट वेट सेम होने वाला है या अलग अलग होने वाला है। और इससे हम लोग ये भी सीख लेंगे, किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन अगर अपने पास हो, हम उसमें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे मेजरमेंट करने वाले हैं। अब जरा देखो, कार्बन का वेट कितना होगा भाई, एक मोल के लिए जो आपका एटॉमिक वेट होगा वही अपना क्या होने वाला होगा, वेट। ये भाई साहब हो गए 12। ऑक्सीजन के कितने, 32। कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो गए भाई, 44। अब यहां पे एक कंसेप्ट आपका था जिसमें आपने इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया था कि किसी भी सब्सटेंस का कितना पार्ट्स बाय वेट, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से, हाइड्रोजन के 1 पार्ट से और क्लोरीन के 35.5 पार्ट से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या उसको रिप्लेस कर रहा है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। यदि मैं यहां पे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं तो मैं लिखूंगा कि 32 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आप 3 सिंबल देते हो, जब 2 रहता है तो इक्वलिटी पढ़ते हैं और 3 रहता है तो इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। तो 32 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है 44 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो 1 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट होगा 44/32 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कितने के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना था, 8 के रेस्पेक्ट में। डेफिनेशन से था 8
पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो 44 32 मल्टीप्लाइड विथ 8, तो यहां से आपने निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 11। आप सोल्व कर लेना, 11 आ जाएगा। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है। अब इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस रिएक्शन में भी मुझे मेजरमेंट करना है कि भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। यहां तो मेरे पास एक हिंट था कि ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट है, तो क्लासिकल कंसेप्ट से आप निकाल सकते तो कि 8 पार्ट के रेस्पेक्ट में आप जो भी निकाल रहे हो, ऑक्सीजन के 8 पार्ट के रेस्पेक्ट में जो वेट आ रहा है वो इक्विवेलेंट वेट का आ रहा है। अब यहां तो अपने पास है ही। तो सबसे पहले इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका है क्या, कंपाउंड। और मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड निकालना सिखाया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू होता था मॉलिक्यूलर वेट बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लो और इसे मैं कैटायन और एनायन में तोड़ दूं तो आप इसी तरीके से तोड़ोगे, Ca+2 CO3 2-। ध्यान देना कैसे आप तोड़ रहे हो कैटायन और एनायन में। अब यहां पे चार्ज ऑन कैटायन भी 2 है, चार्ज और एनायन भी 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट, एंड वी नो दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर कैटायन का आइदर एनायन का 2 है, यानी 50। अब रिलेशन देखना, जैसे यहां पे 8 पार्ट के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो आप 8 पार्ट के रेस्पेक्ट में निकाले थे, उसी तरह आप कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में काम करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना कंसीडर करके चलेंगे हम लोग, 50। ऑक्सीजन का कितना कंसीडर करे थे, 8। सेम थिंग हम लोग उसी तरह काम करने वाले हैं। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट पे वर्क करें तो आप देख रहे हो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था आप उसे डिकम्पोज किए थे कुछ इस फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फेज में थे, और इसका था वेट 100, ये आपके हो गए 56, ये हो गए 44। अब मास कंजर्वेशन है इसलिए जितना प्रोडक्ट का मास उतना आपका रिएक्टेंट का मास भी है। अब लिखेंगे कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना चाह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में, लिखो 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होगा 44 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 पार्ट्स आपका इक्विवेलेंट होगा 44 अपॉन 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और कितने के लिए कंसीडर करना है, तो 50 के लिए। तो 50 जब आप कंसीडर कर रहे हो तो 44 100 50, इट मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द 22। यहां कितना 11, यहां कितना 22। इट मींस equivalent weight of same substance in a different reaction may be different because it depends upon nature of the reaction। फिर से बोल रहा हूं, because it depends upon nature of the reaction, it means nature का मतलब यहाँ क्या, valency of the reaction। आई होप गाइज कि आज हम लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग, और यहां तक जो भी आपको डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम हो, आप फ्रीक्वेंटली कमेंट सेक्शन में डालें और उसका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू।